इरिथ्रोसाइट के डिसऑर्डर्स। अनीमिया। अनीमिया का मतलब होता है लेकिंग ऑफ ब्लड। ब्लड में जब एबनॉर्मल लो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होता है तब अनीमिया होता है। ये सिम्टम्स है कुछ डिसऑर्डर्स के, और इसमें ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कैपेसिटी कम हो जाती है जिससे कि नॉर्मल मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होता है। अनीमिया में हमें फटीग, थकान महसूस होगी, ऑफन पेल, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में थोड़ी तकलीफ, छोटी सांस लेना, और चिल्स, थोड़ी सी चिल्स जैसी फीलिंग्स होगी, ठंडक लगेगी। 3 कारण बताए गए हैं अनीमिया के। या तो आरबीसी का इनसफिशिएंट होना, कम हो जाना, हीमोग्लोबिन का कंटेंट कम हो जाना, या हीमोग्लोबिन का एबनॉर्मल हो जाना, जो कि सिकल सेल्स में देखते हैं जब सिकलिंग होता है हीमोग्लोबिन का। हम जब बात करेंगे कि आरबीसी इनसफिशिएंट हो गया है, इसके भी 3 कारण हो सकते हैं। पहला कि ब्लड का लॉस हो जाना, दूसरा एक्सेसिव ब्लड का डिस्ट्रक्शन होना, और तीसरा लो आरबीसी का प्रोडक्शन, जो मुख्य रूप से बोन मैरो फेल्यूर के कारण होता है। इसमें हेमोरेजिक अनीमियास, हेमोलाइटिक अनीमिया और अप्लास्टिक अनीमिया आते हैं। हेमोरेजिक अनीमिया में ब्लड का लॉस होता है बहुत तेजी से, जैसे कभी स्टेप वुंड्स होते हैं, बहुत तेज चोट लगती है, काफी जगह पे घाव के निशान होंगे, वहां से ब्लड का लॉस होगा, बहुत रैपिड होगा। इसका ट्रीटमेंट है कि आप तुरंत ब्लड को रिप्लेस करें, ट्रांसफ्यूजन करें कंपेटिबल ब्लड को पेशेंट में। क्रोनिक हिमोरेजिक अनीमिया ये देखा जाता है थोड़ा सा पुराना अनीमिया है, जैसे हमारे ब्लीडिंग अल्सर हो गए या हेमोरॉइड्स हो गए। उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे स्लाइटली और परसिस्टेंट ब्लड का लॉस होता है। हमें पता चलता है कि हमारे शरीर से थोड़ा थोड़ा ब्लड हमारे जीआईटी ट्रैक में कहीं अल्सर हो जाए तो वहां से भी ब्लड धीरे धीरे लॉस होता है। तो परसिस्टेंस लॉस हो रहा है ब्लड का, तो इसे कहते हैं क्रोनिक हेमोरेजिक अनीमिया। इसका भी इलाज हम लोग ब्लड रिप्लेसमेंट करा के दे सकते हैं, और अल्सर या हेमोरॉइड का ट्रीटमेंट कराकर इसे रोक सकते हैं ब्लड के लॉस को फर्दर। हेमोलाइटिक अनीमिया, जब आरबीसी का रप्चर हो जाता है या प्री मैच्योर आरबीसी का रप्चर होता है। इसके कारण है प्री मैच्योर आरबीसी का रप्चर होने के कारण हेमोलाइटिक अनीमिया। हीमोग्लोबिन में किसी तरीके की एबनॉर्मलिटी आ जाना, या हम मिसमैच ब्लड को ट्रांसफ्यूजन कर दिए हैं। मान लीजिए किसी को ब्लड ग्रुप ए है, उसमें हमने ब्लड ग्रुप ओ का ट्रांसफ्यूजन कर दिया उस पेशेंट में, या किसी बैक्टीरिया या पैरासाइट का इन्फेक्शन। हेमोलाइटिक एनीमिया ड्रग इंड्यूस भी होता है, जिसमें हमने पहली बार बात की थी कि किसी किसी ड्रग जैसे कि सल्फोनामाइड या एंटी मलेरिया ड्रग, जो कि ऑक्सीडेंट का लेवल इंक्रीज कर देता है और वो आरबीसी के मेम्ब्रेन को डैमेज करता है, उससे भी हेमोलाइटिक एनीमिया हो सकते हैं। अप्लास्टिक एनीमिया, जिसमें रेड बोन मैरो का डिस्ट्रक्शन होता है या उसका इनहिबिशन होता है। ये मुख्य रूप से किसी रेडिएशन, वायरस, किसी केमिकल्स या किसी ड्रग के कारण हो सकता है। हालांकि इसके कारण जो है कि आखिर ये क्यों होता है, ये पता नहीं किया गया है। यूजुअली इसका अननोन है, और इसमें हम लोग भी ब्लड को ट्रांसफ्यूजन करते हैं। यदि हम लॉन्ग टर्म के लिए बात करें तो हम स्टीम सेल्स को ही ट्रांसप्लांट करते हैं,
या अम्बिलिकल ब्लड कॉर्ड को भी ट्रांसप्लांट करते हैं ताकि अप्लास्टिक एनीमिया को दूर किया जा सके। इसमें लो एचबी कंटेंट एनीमिया, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में कभी कभी देखा जाता है। जब हेमोरेजिक एनीमिया होता है, ब्लड का लॉस हो जाता है शरीर में, तब आयरन का भी, और उस वक्त हम आयरन को कम भी इंटेक कर रहे हैं, या आयरन का एब्जॉर्प्शन कभी कभी इम्पेयर हो जाता है क्योंकि जीआईटी ट्रैक्ट से आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। आयरन कंटेंट ले रहे हैं पूरा, लेकिन वो जीआईटी ट्रैक्ट से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, या हम आयरन को लो कंटेंट में ही डाइट में खा रहे हैं, भोजन में ले रहे हैं, या फिर हमारे शरीर से हेमोरेजिक एनीमिया, ब्लड का ज्यादा लॉस हो चुका है। माइक्रोसाइटिक, जिसमें स्मॉल और पेल या हाइपोक्रोमेटिक आरबीसी के कारण भी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है, या आयरन सप्लीमेंट जो है इस हम लेकर इस आयरन डिफिशियंसी एनीमिया को दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया को दूर करने के लिए हम आयरन का सप्लीमेंट लेते हैं। यदि हम उसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से अब्सॉर्ब नहीं कर पाएंगे तो हम उसे पेरेंटल प्रिपरेशन लेते हैं आयरन का, जिसमें काफी सारे इंजेक्शंस हैं। एथलीट्स एनीमिया, कभी कभी हम लोग विगरस एक्सरसाइज करते हैं तो ब्लड वॉल्यूम जो है वो 15% तक बढ़ जाता है, और इस वक्त में हम यदि ब्लड टेस्ट करवाएं तो हमें आयरन डिफिशियंसी इल्यूजन होगा, पता चलेगा कि लगेगा कि आयरन का डिफिशियंसी हो गया है। ऐसा किसके साथ होता है? एथलीट्स के साथ। जो एथलीट्स विगरस एक्सरसाइज करते हैं, खासकर जो ओलंपिक जैसे इवेंट्स में भाग लेते हैं, तो उनको विगरस एक्सरसाइज करना पड़ता है, तो उस कुछ दिनों के लिए जब तक वो एक्सरसाइज करते हैं आयरन का कंटेंट थोड़ा कम देखने को मिलता है उनमें। हालांकि यदि वो एक्सरसाइज करना छोड़ दे तो कुछ दिनों में ही उनका लेवल भी सिंपल लेवल जैसा आ जाएगा, आयरन का लेवल। तो ये एक इल्यूजन है आयरन डिफिशियंसी का, एक्चुअल में इनसे कुछ हर्जा नहीं है, इट इज ओनली आयरन डिफिशियंसी इल्यूजन। इसे ही कहा गया है एथलीट्स एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया, ये विटामिन बी12 की कमी से होता है। अब हम बात करेंगे कि ये ऑटो इम्यून डिजीज भी कहा गया क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि विटामिन बी12 को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, और उसी इंट्रिंसिक फैक्टर को यदि डिस्ट्रक्शन हो जाए स्टमक का तो हो सकता है कि विटामिन बी12 की डिफिशियंसी हो जाए, जिस कारण से लार्ज पेल सेल, जिसे हम मैक्रोसाइट्स भी कहते हैं, वो डेवलप होगा। इसमें बहुत बड़े बड़े आरबीसी आपको देखने को मिलेंगे जो डिवाइड नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रेड बोन मेरो में ही वो अनडिवाइडेड रहते हैं आरबीसी, और बड़े बड़े आरबीसी बनते ही हैं। इसका ट्रीटमेंट है कि विटामिन बी12 का इंजेक्शन, या नेसल लाइनिंग, नाकों के हमारे जो नाक है उसके लाइनिंग में विटामिन बी12 का जेल आता है वो लगाने के लिए। हालांकि विटामिन बी12 की डिफिशियंसी जो है मुख्य रूप से वेजिटेरियंस में देखी जाती है, क्योंकि यदि हम बात करें वेजिटेरियंस फूड में तो विटामिन बी12 लगभग ना के बराबर पाया जाता है। हाँ, एकमात्र जगह है जो दही हम लेते हैं उसमें विटामिन बी12 होता है, लेकिन जो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस हैं जो दही भी कंज्यूम नहीं करते हैं उनके लिए विटामिन बी12 का इंजेक्शन या टैबलेट बोला गया लेने के लिए। बूढ़ों में क्या होता है, स्टोमक म्यूकोसा एट्रोफी हो जाती है, मतलब स्टमक का जो म्यूकोसा है वो विटामिन बी12 को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, इस कारण से पर्नीशियस एनीमिया होने का चांस है। तो पर्नीशियस एनीमिया मुख्य रूप से विटामिन बी12 की डिफिशियंसी से होता है। रीनल एनीमिया, रीनल एनीमिया जिसमें ईपीओ का प्रोडक्शन, इरिथ्रोपोइटिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, और ये मुख्य रूप से ईपीओ के सिंथेसिस जब हो जाता है हमारे शरीर में, या हम लोग कोई सिंथेटिक ईपीओ लेते हैं
जैसे रिकॉम्बिनेंट ईपीओ का इंजेक्शन आता है मार्केट में, वो ले लेंगे तो ये रीनल एनीमिया दूर हो जाएगा। इसमें भी आरबीसी का लेवल कम हो जाता है, प्रोडक्शन काफी कम हो जाएगा। और ये रीनल एनीमिया जो है मुख्य रूप से जेनेटिकली भी पाया जाता है, जिसमें एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन भी कभी कभी बनते हैं। और एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन के कारण जो आरबीसी बनते हैं वो फ्रेगाइल होते हैं, तुरंत रप्चर हो जाते हैं प्रीमेच्योर्स में। एग्जाम्पल उसका थैलेसेमिया, जो हम कहते हैं उसको सी ब्लड भी कहते हैं, या सिकल सेल अनीमिया। ये दो जो हैं ये देखे गए हैं जेनेटिकली बेस्ड एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन के कारण। तो ये दो हम पढ़ेंगे अभी कि ये जेनेटिकली है। रीनल एनीमिया जो है जेनेटिकली नहीं होता है। हम बात करेंगे थैलेसेमिया और सिकल सेल एनीमिया, इन दोनों को। ये है जेनेटिकली बेसिस ऑफ द एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। थैलेसेमिया में ये देखा गया है मेडिटेरियंस एंसेंट्री में, ग्रीक्स या इटालियंस में देखा गया है थैलेसेमिया। उसमें ग्लोबुलिन चेंज जो होता है वो कोई एक ग्लोबुलिन चेंज या तो अब्सेंट होगा या फॉल्ट होगा। हमने देखा था ग्लोबिन के स्ट्रक्चर में तो 4 ग्लोबिन होते हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा ग्लोबिन। तो कोई एक चेन होगा ही नहीं या कोई फॉल्टी बना होगा। इसमें आरबीसी काफी थिन पतला होता है, डेलिकेट्स होते हैं, और इसमें हीमोग्लोबिन की कमी पाई जाती है क्योंकि एक ग्लोबिन है ही नहीं। आरबीसी काउंट जनरली लेस देन होता है 2 मिलियंस पर सेल का पर क्यूबिक मिलीमीटर। और इसके जो सब टाइप है वो सेवरिटी के हिसाब से, मतलब माइल्ड टू सीवर हो सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि मंथली टू मंथली ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करते हैं थैलेसेमिया में। तो इट इज फ्रॉम द 1 ग्लोबुलिन चेन जो अब्सेंट होता है या फॉल्टी होता है, और ग्लोबिन में ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ये भी हमने देखा था। तो ये एक हीमोग्लोबिन डिफिशियंसी के कारण ही हुआ है, जिसमें ग्लोबिन चेन होता ही नहीं है या होता भी है तो फॉल्टी होता है। सिकल सेल अनीमिया में सिकलिंग होता है हीमोग्लोबिन्स का, और इसमें एक एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनता है जिसे कहते हैं हीमोग्लोबिन एस, HbS इसे शॉर्ट में लिखा जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जस्ट वन ऑफ द 287 अमाइनो एसिड इन बीटा चेन ऑफ द ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स, सिर्फ एक 287 अमाइनो एसिड होता है बीटा चेन में, उनमें से सिर्फ एक जो है अमाइनो एसिड वो बीटा चेन ऑफ द ग्लोबुलिन्स में। हमने पढ़ा था हीमोग्लोबिन में 4 ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होते हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा। तो बीटा वाले में, बीटा वाला ग्लोबुलिन्स 287 अमाइनो एसिड से बना होता है। उनमें से ही सिर्फ एक अमाइनो एसिड में चेंजिंग होने की वजह से HbS या हीमोग्लोबिन S मिलता है। इस कारण से ये लो ऑक्सीजन कंडीशन, अब यदि आरबीसी के अंदर ऑक्सीजन का कंटेंट कम हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन स्टीफ रड की तरह बन जाएंगे और स्पाइकी और शार्प हो जाएंगे। तो हम देखते हैं कि ऑक्सीजन कंडीशंस यदि थोड़ा कम हो जाता तो आरबीसी क्रिसेंट शेपेड हो जाएगा और अनलोड कर देगा ऑक्सीजन को, और ब्लड ऑक्सीजन लेवल जो है कम हो जाए, मतलब उसमें ऑक्सीजन कैपेसिटी जो है बहुत कम हो जाती है। ये आरबीसी इजिली रप्चर भी हो जाता है, और ये आरबीसी जो है स्मॉल वेसल्स को ब्लॉक भी करता है, जिसके कारण से हमें सीवियर बोन हो सकता है, बोन पेन या चेस्ट पेन, ऑक्सीजन डिलीवरी कम हो जाती है, और गैस्पिंग फॉर एयर और एक्सट्रीम पेन भी फील होता है। और हम देखते हैं यहाँ पे सिकल सेल अनीमिया के बारे में कि सिकल सेल अनीमिया और मलेरिया ये दोनों का क्या रोल है। तो सबसे पहले देखते हैं सिकल सेल अनीमिया में। यहाँ देखेंगे हम इस नॉर्मल हीमोग्लोबिन को, इसमें कहीं भी ब्लड वेसल्स जो है वो ब्लॉक होते हुए नहीं दिखते हैं। सिकल सेल हीमोग्लोबिन की बात की जाए तो सिकलिंग हो गया है, मतलब ये लॉन्ग और इनफ्लेक्सिबल चेन यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। नो इनफ्लेक्सिबल चेन, फ्लेक्सिबिलिटी इसकी चली गई। तो यहाँ देखेंगे यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया कहीं ना कहीं छोटे जो ब्लड वेसल्स हैं, बड़े ब्लड वेसल छोटे वाले,
उसको ये ब्लॉक करता है। यहाँ भी देख सकते हैं छोटे ब्लड वेसल्स को सिकल सेल अनीमिया में ब्लॉक होता है, जबकि नॉर्मल जो आरबीसी है वो सीक्वेंस आउट होके यहाँ से बाहर चला जाता है, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। सिकल सेल अनीमिया में हीमोग्लोबिन के सिकलिंग की वजह से, मतलब एक लॉन्ग चेन बनाएगा जो इनफ्लेक्सिबल चेन है, तो फ्लेक्सिबिलिटी चली जाती है और इस कारण से वो यहाँ पे ब्लॉकेज करेंगे स्मॉल कैपिलरीज को। यहाँ हम देखते हैं, यहाँ भी हम देख सकते हैं कि सिकल सेल अनीमिया का रोल है। लेकिन हम देखेंगे सिकल सेल जीन, मतलब वो से जीन जो कि सिकल सेल अनीमिया को कोज कराता है। तो सिकल सेल अनीमिया पाया जाता है मुख्य रूप से अफ्रीका के देशों में, जहां पर मलेरिया बेल्ट है, मतलब मलेरिया का प्रकोप जहां ज्यादा है। तो जो जीन सिकल सेल जीन, जो जीन हमें मलेरिया से बचाता है, वही जीन सिकल सेल अनीमिया भी कोज करता है। तो जो मलेरिया इन्फेक्टेड आरबीसी में जो जीन पाया जाता है और जो जीन सिकल सेल अनीमिया का, दोनों सेम जीन है। यदि उसमें 2 कॉपी डिफेक्टिव जीन होगा तो सिकल सेल अनीमिया होगा, और यदि 1 कॉपी ऑफ डिफेक्टिव जीन होगा तो सिकल सेल ट्रेट होगा, माइल्डर डिजीज होगा और बेटर सरवाइव करेगा वो मलेरिया से। मतलब कि ये एक जेनेटिक बीमारी है सिकल सेल अनीमिया, उसका जीन उसके पूर्वजों से आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। 1 कॉपी डिफेक्ट होगा तो माइल्डर डिजीज होगा और सरवाइव करेगा अच्छा ये मलेरिया। मतलब सिकल सेल अनीमिया का जीन जिसमें होता है वो मलेरिया से अच्छे तरीके से लड़ सकता है। काफी इंटरेस्टिंग बात है कि जिसमें सिकल सेल अनीमिया होगा वो मलेरिया से काफी अच्छे तरीके से लड़ सकता है। अफ्रीका के देशों में सिकल सेल जीन पाया जाता है। यहां हम देखते हैं कि जैसे ही ऑक्सीजन डिफिशियंसी होती है, तो ऑक्सीजन जैसी डिफिशियंसी होती है, लो ऑक्सीजन लेवल होता है, तो ये इसका जो शेप है वो शेप कुछ चेंज हो जाता है। सिकलिंग होता है यहाँ पे हीमोग्लोबिन का, दैट इज द एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। एक दूसरे में चिपकते हुए हीमोग्लोबिन दिखेंगे, इनफ्लेक्सिबल होगा। और आरबीसी का जो शेप है वो सिकलिंग ऑफ हीमोग्लोबिन के कारण क्रीसेंट शेप्स में कन्वर्ट हो जाएगा। क्रीसेंट शेप में कन्वर्ट हो रहा है, तो जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होगी वैसे ही ये एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन आपस में चिपक जाएंगे। वैसे तो देखोगे तो ये हीमोग्लोबिन जो है बिल्कुल नॉर्मल है और एक दूसरे से चिपके हुए नहीं है, और आरबीसी भी बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर में। सिकल सेल अनीमिया में ये क्रिसेंट स्ट्रक्चर का दिखेगा और हीमोग्लोबिन जो है वो सिकलिंग फॉर्म में दिखेंगे। तो यहां हमने देखा कि मलेरिया से भी लड़ने में काफी योगदान देता है। ऐसा इसलिए कि आखिर सिकल सेल अनीमिया मलेरिया के लिए अच्छा क्यों है, ये प्रश्न उठता है। हम देखते हैं कि पीएच कम होने की वजह से या डीऑक्सीजनेशन होने की वजह से हीमोग्लोबिन एक दूसरे में सिकलिंग करता है, एक दूसरे की तरफ चेन बनाता हुआ इनफ्लेक्सिबल बनता है। और इस कारण से ये हम देखते हैं कि यदि हम कोई मैक्रोफेज की तरफ ये जाएगा तो मान लो इसके अंदर किसी पैरासाइट, यहाँ पे हमने जो ब्लू कलर से इंडिकेट किया है ये मलेरिया का कोई पैरासाइट है। जैसे ही इसने इसको इन्फेक्ट किया है इस आरबीसी को, तो आरबीसी के अंदर में पीएच का लेवल कम होते गया और ऑक्सीजन भी कम होते गया। इस कारण से ये आरबीसी क्रिसेंट शेप का हो गया है। और यहाँ पे सिकलिंग ऑफ हीमोग्लोबिन, इसका स्ट्रक्चर देखा, सिकलिंग ऑफ हीमोग्लोबिन का मतलब कि हीमोग्लोबिन एक दूसरे में आकर बाइंड कर रहा है। तो हीमोग्लोबिन एक दूसरे से बाइंड करते हुआ सिकलिंग ऑफ हीमोग्लोबिन हुआ, जिस कारण से डब्ल्यूबीसी का जो शेप है, आरबीसी का जो शेप है वो क्रिसेंट शेप का हो गया है। और ये आरबीसी मैक्रोफेज पे बिल्कुल अच्छे तरीके से चिपक गया है और इसको इससे इनकल्फ किया। इसके अंदर बहुत सारे इन्फेक्टेड
ये इन्फेक्टेड आरबीसी है जिसके अंदर आपको दिख सकते हैं मलेरिया के पैरासाइट्स। तो इस कारण से इसको इनगल्फ करके किल करता है इस पैरासाइट को। दूसरी तरफ ये जो आरबीसी है, जो नॉर्मल आरबीसी है, इसमें यदि इन्फेक्टेड करेगा तो ये चूंकि फेगोसाइटोसिस की तरफ जाएगा नहीं, मैक्रोफेज की तरफ नहीं जाएगा ये, तो मैक्रोफेज में यदि नहीं जा पा रहा है तो यहां से क्या होगा, ये आरबीसी को रप्चर करेगा और ये पैरासाइट फिर वापस निकल के दूसरे आरबीसी को इन्फेक्ट करेगा। जबकि सिकल सेल अनेमिया वाले जो आरबीसी है उसमें मैक्रोफेज के द्वारा उसे है इनगल्फ करके उसका डिस्ट्रक्शन कर दिया जाता है। जबकि नॉर्मल आरबीसी को इन्फेक्ट करेगा तो ये आरबीसी रप्चर करेगा और यह आरबीसी को रप्चर करके ये जो मलेरिया के जो पैरासाइट है वो आरबीसी में रिलीज होकर दूसरे आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे। मतलब ये रिप्रोडक्शन करेंगे आरबीसी में, अच्छे आरबीसी में। सिकल सेल आरबीसी में रिप्रोडक्शन नहीं होगा मलेरिया वाले पैरासाइट्स का। तो यहां हम देखते हैं कुछ जेनेटिकली बातें। सिकल सेल अनीमिया में हम देखेंगे तो यहाँ पे टी और ए, मतलब जो ग्लूटामिक एसिड बनना चाहिए नॉर्मल में, वो ए और टी में कन्वर्ट होता है और ये बनता है वेलिन। ये म्यूटेंट फॉर्म है, मतलब ग्लूटामिक एसिड जो है वो वेलिन में कन्वर्ट होता है। और देखें किस पोजीशन पे ये अमाइनो एसिड है, पहले में वेलिन, दूसरे में हिस्टिडीन, तीसरे में ल्यूसिन, चौथे में थ्रेओनाइन, पांचवें में प्रोलिन और छठा पोजीशन, तो छठी पोजीशन पे है वेलिन। ये अमाइनो एसिड का सीक्वेंस बहुत जरूरी है छठी पोजीशन के सीक्वेंस में। जैसे हमने कभी मोती को एक धागा बनाकर एक हार बनाते हैं तो हम 5-6 कलर का यदि हम मोती लेते हैं, रेड ब्लू, तो कौन सा मोती, पहला मोती हमने, दूसरे मोती, तीसरे मोती, इस तरह से हम हार बनाते हैं। उसी तरीके से हर एक अमाइनो एसिड 20 अमाइनो एसिड है, वही 20 अमाइनो एसिड जो है वो किसी प्रोटीन का निर्माण कराता है। तो यहाँ पे जो छठे पोजीशन पे जो अमाइनो एसिड लगा हुआ है वो ग्लूटामिक एसिड, हालांकि 7वें पोजीशन में फिर से ग्लूटामिक एसिड आ गया यहाँ देखोगे, लेकिन जो छठे पोजीशन में जो ग्लूटामिक एसिड है वो नॉर्मल आरबीसी में पाया जाता है, उसकी जगह पे वेलिन आ जाता है, ये भी छठे पोजीशन में ही है। तो सिकल सेल अनीमिया में ये फर्क है। इसको ट्रीट करने के लिए हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करते हैं। कभी कभी नाइट्रिक ऑक्साइड का इनहेलेशन करना पड़ता है, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, ब्लड वेसल्स के डायमीटर को बढ़ा देता है ताकि वहां से आरबीसी जो है वो पास आउट हो सके। सिकल सेल्स में क्रिसेंट शेप हो जाता है, इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो हमने देखा था कि कहीं ना कहीं वो फंसते हैं, तो नाइट्रिक ऑक्साइड का इस्तेमाल किया गया है ब्लड वेसल्स को बढ़ाने के लिए। यहाँ हमने देखा था कि यहाँ पे किस तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी चली गई है सिकल सेल्स की, तो फंस गए यहाँ पे। तो यहाँ हमने यदि ब्लड वेसल्स को बढ़ा देंगे नाइट्रिक ऑक्साइड दे के, तो ये आराम से यहाँ से पास आउट हो जाएंगे। तो नाइट्रिक ऑक्साइड का भी इस्तेमाल किया गया यहाँ पे। बाकी इसकी जगह पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करते हैं। अब हम देखेंगे प्रिवेंटिंग करेंगे सिकलिंग करने के लिए, तो हाइड्रोक्सी यूरिया इंड्यूस करता है फेटल हीमोग्लोबिन जिन को, which do not sickle back to the normal formation। ये भी हम कभी कभी इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोक्सी यूरिया का। ब्लॉक करते हैं आरबीसी आयरन चेन्स को, और स्टीम सेल्स का ट्रांसप्लांटेशन भी करते हैं, और जीन थेरेपी के थ्रू भी सिकलिंग को हम रोक सकते हैं यदि जरूरत हो तो ब्लॉकिंग करेंगे आरबीसी चैनल्स को, आयरन चैनल्स को। ये ट्रीटमेंट दिया गया है, स्टीम सेल्स का ट्रांसप्लांटेशन करना और जीन थेरेपी, और हाइड्रोक्सी यूरिया इंड्यूस फेटल हीमोग्लोबिन जिन के थ्रू भी हम नॉर्मल फॉर्मेशन करा सकते हैं, सिकलिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन ये उसी को दिया जाता है जो कि सिकल नहीं कर रहे हैं, विच डज नॉट सिकल। यदि सिकलिंग एक बार हो जाएगा तो हाइड्रोक्सी यूरिया का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पे फिर उसी चीज को दिखाया गया है। छठे पोजीशन में ग्लू जो है वो वैलिन में कन्वर्ट होता है, लेकिन छठा पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 146 दिखाए गए हैं टोटल अमाइनो एसिड को, 146 को। तो इरिथ्रोसाइट डिसऑर्डर में देखते हैं कि यदि एबनॉर्मल एक्सेस इरिथ्रोसाइट होता है तो विस्कोसिटी ऑफ ब्लड भी इंक्रीज करती है, जिसमें पॉलीसाइथेमिया वेरा, सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया और ब्लड डोपिंग भी आता है, जिसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंड्यूस पॉलीसाइथेमिया। इसके बारे में पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। पॉलीसाइथेमिया वेरा ये मुख्य रूप से बोन मेरो का कैंसर के कारण होता है, जिसमें हम ज्यादा आरबीसी बनाते हैं। पॉलीसाइथेमिया का मतलब आरबीसी का प्रोडक्शन
कई गुना ज्यादा हो जाना। यहाँ हम ज्यादा आरबीसी का प्रोडक्शन करते हैं। सीवियरली इंक्रीज करेंगे ब्लड विस्कोसिटी से, तो ब्लड विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो हमें पता है कि कितनी दिक्कत होती है ब्लड विस्कोसिटी इंक्रीज होने से। आरबीसी काउंट एक्सट्रीम हाई हो जाएगा, 8 से 11 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर हो जाएगा। नॉर्मली ये होता है 4.2 से 5.4 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर। मेल्स में होता है 4.7 से 6.1 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर। 80% हो जाएगा हिमेटोक्रिट। हिमेटोक्रिट का दूसरा नाम है पीसीएल भी, पैकेज सेल वॉल्यूम भी कहते हैं हिमेटोक्रिट को, मतलब एक तरह का डबल हो गया। सर्कुलेशन जो है वो इम्पेयर हो जाएगा, तो ब्लड को डाइल्यूट करना पड़ेगा, ब्लड को रिमूव करना पड़ेगा और सलाइन फ्लूइड हमको डालना पड़ेगा। सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया होता है जब ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है। ये कब होता है? जब हम बहुत पहाड़ पे चढ़ते हैं, हाई एल्टीट्यूड, जैसे कि हम कभी हिमालय पहाड़ पे या लद्दाख की पहाड़ियों पे जाएंगे इंडिया में, तो हाई एल्टीट्यूड में या फिर अलास्का प्रदेशों में जाते हैं, तो वहां पे हाई एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, ईपीओ का प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है, आरबीसी काउंट बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ज्यादातर लोग में देखे जाते हैं जो हाई एल्टीट्यूड में होते हैं, उनमें 6 से 8 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर है। हालांकि ये कोई बीमारी की तरह से नहीं देखेंगे, ये सिंपली है, हाई एल्टीट्यूड में लोगों में थोड़ा सा ज्यादा ही पाया जाता है। इसको सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया कहते हैं, इससे कोई हर्जा नहीं है। तीसरा है ब्लड डोपिंग। ब्लड डोपिंग के बारे में हमने एक बार चर्चा की थी पहले भी, कि हमने किसी इवेंट जैसे कि ओलंपिक जैसे इवेंट या राष्ट्रीय खेलों में ब्लड को थोड़ा सा अमाउंट में पहले ही निकाल लिया जाता है, इवेंट के कुछ दिनों के पहले, और उसे स्टोर करके रख लेते हैं। हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो गई है तो ईपीओ का प्रोडक्शन होता है और ब्लड का फॉर्मेशन फिर से ज्यादा हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। फिर 2-3 दिन के बाद, जिस दिन हमें इवेंट में पार्टिसिपेंट लेना है, उस वक्त फिर से हमने ईपीओ ईपीओ का नहीं, यहाँ पे फिर से हमने जो स्टोर करके रखा है आरबीसी, उसको फिर से इंजेक्ट कर दिया है, तो उस दिन हमारे ब्लड लेवल काफी हाई हो जाता है। तो जैसे ही हम दौड़ते हैं तो डेट इज कॉल्ड द पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया कहते हैं, ये आर्टिफिशियल इंड्यूस पॉलीसाइथेमिया, इसे बैन कर दिया गया है ओलंपिक जैसे इवेंट्स में। हम दौड़ेंगे तो डिहाइड्रेशन होगा तो ब्लड में वाटर का कंटेंट कम होगा, ज्यादा विस्कस होगा ब्लड, और इस कारण से हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा, तो क्लोटिंग हो सकता है, स्ट्रोक या कार्डियक फेलियर हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इरिथ्रोसाइट डिसऑर्डर को स्टॉप करते हैं।